हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज के इस सेशन में हम 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत का भौतिक पर्यावरण है, उसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें मृदा के बारे में बोला है, सॉइल के बारे में बोला है। ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो भारत में पेड़ पौधों से संबंधित जो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें हमने टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और उनका रीजनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया था कि कौन से रीजन में किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, उनका टेम्परेचर और रेनफॉल का पैटर्न क्या रहता है, उसके हिसाब से जो वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है उनका पैटर्न देखा था। उसके बाद में हमने जो प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन के बाद में हमने वन्य जीव से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ा था, 1972 में पारित किया गया था उसको। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो 1972 में ही उसमें जीवों से संबंधित संरक्षण और रक्षण की बात की गई थी। ठीक है, और उसको फिर 1991 में अमेंडमेंट किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था, और उसमें जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं उसको भी इंक्लूड किया गया था। तो 1972 में तो केवल जीवों से संबंधित प्रावधान थे, और 1991 में उसमें पौधों की कुछ प्रजातियों को भी इंक्लूड कर लिया था। उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पढ़ा था, 1991 या 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद में और भी काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जो मगरमच्छ या इनसे संबंधित दूसरी जो जीव थे इनसे संबंधित थे। ठीक है, और उसके बाद में हमने जो बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, उनमें से 11 को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में मैप, ठीक है, MA मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैप में इंक्लूड किया गया है 11 को आउट ऑफ 18। इनके बारे में डिस्कस किया था, और उनके बाद में हमने कुछ पर्टिकुलर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल पहला नीलगिरी के बारे में पढ़ा था कि ये ट्राई जंक्शन है, केरला कर्नाटका और तमिलनाडु का यहाँ पर स्थित है, और इसमें वनस्पति पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था। फिर सोलास जो शीतोष्णकटिबंधीय वन है उनके बारे में पढ़ा था कि इस रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने उत्तराखंड में स्थित जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में भी डिस्कस किया था, उसका एल्टीट्यूड, उसके बाद में उसकी जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं से संबंधित विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में, वहाँ पर उसके बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर डुंगोंग डुंगोंग जो समुद्री गाय है उसके बारे में पढ़ा था, और अदर फीचर्स थे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में पढ़ा था कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन में पश्चिमी बंगाल के साउथ में स्थित है, और यहाँ पर मैंग्रोव वनों की अधिकता है, और एशियन टाइगर पाए जाते हैं, से सॉरी बंगाल टाइगर, एशियन टाइगर तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो सॉइल्स के बारे में है। इंडिया का जो सॉइल पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो शुरुआत में पहले पैरा में इसमें कुछ जनरल बातें की गई है जो कोरिलेट करती है सॉइल से संबंधित। सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहना मतलब अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, वहाँ पर सॉइल से संबंधित फंक्शनिंग कैसे होती है उसके बारे में बोला है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं फिर वापस इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला कि आपने कभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों को पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का तिनका भी उग सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूप्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण परत है। मृदा भूप्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाले भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और कर्मण अपक्षय और कर्मण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। और ये बेसिक चीज बोली है कि पहली चीज तो ये बोली है कि जो मृदा की मृदा के बारे में बोला है कि जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों और जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है। ठीक है। उसके बाद में बोला है कि मिट्टी के बिना कोई घास का तिनका नहीं उग सकता। यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं। अब कुछ हाइड्रोफोनिक टाइप के वनस्पति है वो केवल जल में जीवित रहते हैं। ठीक है, जल में वो पनपते हैं, वहीं ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनको भी कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, डीप वाटर कल्चर हाइड्रोफोनिक, ये एक एग्जांपल है जलीय पौधे का कि ये जलीय पौधे नेट में है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लांट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पौधे की जड़ें हैं जो ये इतना इतना ये लेवल पानी का है और इनकी जड़ें पानी में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो वाटर है ना, ये टोटल वाटर, ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर है। यहाँ पे पोषक तत्वों को जल में घोलकर पंपिंग की जाती है एयर पंप से। ठीक है, ट्यूबिंग से, और उसके बाद में ये कंटेनर में ग्रो होते हैं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इनको भी न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है उनकी ज़रूरत पड़ती है, जो पानी है उसमें इन पोषक तत्वों को घोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कि जलीय प्रकृति के पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। आप अनुभव कर सकते हैं, मृदा भूप्रपट्टी का सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, जो भी हमें बायोडाइवर्सिटी दिखती है वो सारी सॉइल पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन, वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसका विकास है जो हजारों वर्षों में हुआ है। ठीक है, अब सॉइल का विकास है, उसकी जो टाइम स्केल है वो इसको ग्रो डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, हजारों साल लगते हैं। ठीक है, इसको आगे अभी देखेंगे। अपक्षय और कर्म के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। अब अपक्षय और कर्मण के क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई चट्टान का टुकड़ा है, ये जमीन में दबा हुआ है लगभग 1-2 मीटर गहराई में। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि इसका अपक्षय होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। ठीक है, और बाद में और जो छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हैं इसके, ये और आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये महीन जो रेत के कण होते हैं उसमें आ जाएगा, उस आकार में आ जाएगा। और उसके बाद में और जो अदर फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई वनस्पति के सड़न गलन से इसके साथ में इंटरेक्शन हुआ, फिर टेम्परेचर, फिर वाटर। ठीक है, इन सब से क्या है, बाद में ये मृदा का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अपक्षय और कर्मण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है कि मृदा सेल मृदा सेल मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। अब ये एक तो चट्टान हो गई, पेरेंट मटेरियल हो गया। उसके बाद में मलबा, ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और कीचड़ टाइप का होता है। और जैव सामग्री में जो जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु डेड होने के बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनके जो कंपोनेंट है वो वापस इस सेल या मलबा, ये तीनों मिलकर सॉइल का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब मृदा निर्माण को प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं, ये जब मृदा का निर्माण होता है तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पहला है उच्चावच, जो टोपोग्राफी है किसी भी रीजन की। फॉर एग्जांपल हिमालयन क्षेत्र में मृदा अलग टाइप की बनेगी, मैदानी क्षेत्र में अलग टाइप की, और जो पेनिनसुलर इंडिया है, दक्कन ट्रैप है, वहाँ पर मृदा अलग टाइप की निर्माण होगी। उसके बाद में जनक सामग्री, जो पेरेंट मटेरियल है, चट्टानों की प्रकृति कैसी है उसके हिसाब से मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद में क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में 3-4 चीज़ें पढ़ी थी हमने जब पिछले सेशन में क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था कि एक तो तापमान हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जलवायु में आती है। उसके बाद में वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। ठीक है, तो इसमें 4-5 चीज़ें, पहली है उच्चावच, दूसरी है पेरेंट मटेरियल जनक सामग्री, तीसरा है क्लाइमेट जलवायु, चौथा है वनस्पति वेजिटेशन,
और अन्य जीव रूप जो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं उनका जो डेड ऑर्गन होते हैं वो। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें कितने टाइम में मृदा का निर्माण करेगी, ये इन पे डिपेंड करता है, इन प्रमुख कारकों पे। ठीक है, तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। जो मृदा निर्माण के मृदा निर्माण को प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं? उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल और वायु होते हैं। अब मानव क्रियाएं इनको कैसे प्रभावित करती है? फॉर एग्जाम्पल खनन क्षेत्र में जो इनका पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोई दूसरे टाइप की मृदा निर्माण हो जाएगा, क्योंकि जो पेरेंट मटेरियल है उसमें यदि बदलाव हो जाता है तो कालांतर में मृदा में चेंज हो जाता है। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल और वायु होते हैं। जो कंपोनेंट होते हैं जिनको मृदा बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? खनिज कण होते हैं, ह्यूमस, जल और वायु, ये चार चीजें होती है। अब ये ऊपर जो हमने चीजें पढ़ी थी ये क्या है कि इनका निर्माण में सहायक है। ठीक है, लेकिन जो निर्माण होता है उसमें क्या क्या है? खनिज कण, ह्यूमस, जल और वायु, ये चार चीजें होती हैं। इसमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। अब किस टाइप की मृदा है? ठीक है, फॉर एग्जांपल जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा। ठीक है, इनमें अलग अलग ये मात्राएं निर्भर करती है कि ह्यूमस कितना होगा। उसके बाद में वायु का जो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, जल की मात्रा कितनी होगी, खनिज कण कितना होगा, ये अलग अलग डिपेंड करती है अलग अलग टाइप की मृदा पर। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होते हैं, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इनके घटकों का संयोजन भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यानी मतलब ये जो इसका बैलेंस है वो अलग अलग है, हर एक मृदा में अलग अलग प्रकृति के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर देयर आर 92 न्यूट्रिशनल सॉरी न्यूट्रली occurring केमिकल एलिमेंट। ठीक है, नेचुरली, तो 92 92 प्रकार के नेचुरली, जो कहने का मतलब डायरेक्ट धरती से प्राप्त होते हैं हमें केमिकल एलिमेंट है, उनमें से 18 आर एसेंशियल टू प्लांट्स एंड 15 ऑफ देम आर सप्लाइड बाय सॉइल्स। ठीक है, जो 18 तो जरूरी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये टमाटर का पौधा है। ठीक है, इसमें टमाटर के पौधे को एग्जांपल के रूप में माने तो 18 जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो 92 आउट ऑफ 92 18 आर एसेंशियल टू प्लांट। ठीक है, उनमें से 15 ऑफ देम आर सप्लाइड बाय सॉइल। ठीक है, 18 में से 15 जो एलिमेंट है वो सॉइल से सप्लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं, इसमें इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मैक्रोन्यूट्रेंट और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है, ये राइट हैंड में है माइक्रोन्यूट्रेंट और लेफ्ट हैंड में है मैक्रोन्यूट्रेंट। अब मैक्रोन्यूट्रेंट की डेफिनेशन क्या है कि नीडेड इन लार्ज अमाउंट मोर देन 50 मिलीग्राम पर केजी। यदि 1 किलोग्राम में 50 मिलीग्राम से ज़्यादा कोई केमिकल एलिमेंट की जरूरत होगी तो उनको हम मैक्रो न्यूट्रेंट के रूप में जानते हैं। और माइक्रो न्यूट्रेंट की डेफिनेशन है नीडेड इन स्मॉल अमाउंट लेस देन 1 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कार्बन, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये है मैक्रो न्यूट्रेंट। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रेंट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, आयरन, ब्रॉन, सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद में जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, सोडियम हो गया। ये इस टाइप के जो न्यूट्रेंट है ये माइक्रो न्यूट्रेंट है। ये तो डायरेक्टली सॉइल द्वारा प्लांट को कैपिलरी एक्शन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं पौधों द्वारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदानों में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? अब जो सॉइल प्रोफाइल है उसके बारे में बात कर रहा है कि जो एक सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, 3 4 लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले इसको देखते हैं और फिर इसको मैप में देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे कि ये पिक्चर में किस टाइप की दिखती है और इनका वेरिएशन क्या होता है। यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोद दो और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती है,
जिन्हें संस्तर कहते हैं, ठीक है, प्रोफाइल कहते हैं संस्तर। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल का संयोजन होता है। जो जैव पदार्थ होते हैं जिनमें खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल का संयोजन होता है, ये चीजें क संस्तर में मिलती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर देते हैं। क संस्तर में कौन कौन से जैव पदार्थ होते हैं? खनिज, पोषक तत्व और जल संयोजन, ये तीन चीजें मिलती है। उसके बाद में ख संस्तर है वो क और घ के बीच में संक्रमण खंड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉइल प्रोफाइल है, इसमें तीन पार्ट है, ठीक है। पहला है क, दूसरा ख और तीसरा है घ, ठीक है। तो क में मैंने पढ़ा था कि खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के संयोजन से होता है, ठीक है। तो इसमें ये तीन चीजें मिलती है। फिर ख है जो बी सॉइल प्रोफाइल का पार्ट है वो ग और क के बीच में है, ठीक है। जैसे नीचे और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट आते हैं वो दोनों साइड से आते रहते हैं, ठीक है। लोअर साइड से तो जो पेरेंट मटेरियल के कंपोनेंट होते हैं वो प्राप्त होते हैं, और अपर लेवल से इसमें जल से संबंधित जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्राप्त होते रहते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अब से स्पष्ट नजर आता है। जो मिनरल्स होते हैं उनका अब से यहाँ पे स्पष्ट नजर आता है, ठीक है। अब जो खनिज का अब से कौन से संस्तर में होता है वो ख में होता है, ठीक है, दूसरी सॉइल प्रोफाइल पार्ट में होता है। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। जो पेरेंट यहाँ पे बेड रॉक है, ठीक है, यहाँ पे ये चट्टाने हैं, ठीक है। लेकिन लेवल के ऊपर कुछ लेवल के बाद में यहाँ पर कुछ चट्टाने यहाँ पे टेढ़ी हुई मिलेगी, यहाँ टेढ़े आई हुई होगी, ठीक है, एक दूसरे से फ्रेगमेंटेड होगी, ठीक है। बाद में क्या होगी यहाँ पे ऐसे इस रूप में होगी। तो ग संस्तर में भी डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। नीचे ठोस चट्टाने जमी हुई है, उसके बाद में कुछ दरारें आई हुई चट्टाने मिलेगी, उसके बाद में कुछ ब्लॉक मिलेंगे, और उसके बाद में ये फ्रेगमेंटेड पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो जनक सामग्री से होती है ये परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ग संस्तर है वो मृदा निर्माण की प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। अतः अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती है। जब अब मृदा निर्माण की सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सी होगी, वो घ संस्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे पेरेंट मटेरियल होगा, जैसे चट्टाने होगी उस टाइप का ऊपर डेवलपमेंट होगा। पर, परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, मतलब सॉइल प्रोफाइल कहते हैं इसको। इन तीन संस्तरों के बीच एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है, ठीक है। अब सॉइल क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है कि सॉइल का नेचर समझा जा सके, ठीक है। और जिस प्रकार की जिस टाइप की सॉइल होगी, कहने का मतलब जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की यदि जिस सॉइल में अधिकता होगी, वहाँ पर किस टाइप की पेड़ पौधे वनस्पति ग्रो करेगी, एग्रीकल्चर ग्रो करेगी। अब हम फॉर एग्जांपल बात करें तो जो ब्लैक सॉइल है, यदि वहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन वो लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। यदि वहाँ पे जूट बो देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इतना ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें जो केमिस्ट्री पता है कि एक्चुअली में ब्लैक सॉइल में कॉटन ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उस रीजन में कॉटन ज़्यादा बोएंगे। तो इसका मेन मकसद यही है कि सॉइल का जो स्टडी है उसका, सॉइल स्टडी करने का मेन यही रीजन है कि कौन से रीजन में मैक्सिमम प्रोटेक्शन किया जा सके, और उस रीजन की जो फिजियोग्राफी है उसको समझा जा सके, संरचना समझा जा सके, ठीक है। अब सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखते हैं कि ये है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। अब इसमें जैसे यहाँ पे ए, क, ख और ग, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन परतें दिख रही है, ये है पेरेंट मटेरियल वाली, ठीक है, ठीक है, आधारभूत चट्टान है। उसके बाद में यहाँ पर ये बीज संस्तर है, ठीक है। यहाँ पर तो जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें हमने ये तीन चार चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, जिसमें ख संस्तर में खनिज पदार्थ, ठीक है, कुछ जैव पदार्थ हमने कहाँ पढ़े थे, एक मिनट,
मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था, दो परतें, व्यवस्था, परिच्छेदी। एक मिनट। जनक सामग्री, ठीक है। तो इसमें मेनली जैव पदार्थ जैसे खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल संयोजक, ठीक है। ये तीन चीजें, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल संयोजक, ये तीन चीजें मिलती है, ठीक है। खनिज पदार्थ और जल से संबंधित ये सारी चीजें। यहाँ पे कहने का मतलब जब बेड रॉक फ्रेगमेंटेड होती है, टूटती है, तो बी संस्तर में आ जाती है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर ये इतना बड़ा सेल खंड दिखता था, बाद में ये इतना टूट टूट के छोटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो ऊपरी परत है, ठीक है, वहाँ पर तो जो मेन मिट्टी का डेवलपमेंट है वो ऐसी, जो नेचर है मिट्टी का वो ऊपरी संस्तर में क्लियर दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है ऑर्गेनिक सरफेस, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु दिखते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है, ये संस्तर है जो पेरेंट मटेरियल है। उसके बाद में ये बी संस्तर है, ठीक है। और ये यहाँ पे सी ए जो क संस्तर है ऊपर वाला, यहाँ पर ये पेड़ पौधे दिखते हैं, ठीक है, घास उगी हुई दिखती है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, पहला है ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऑर्गेनिक लेयर है। ऑर्गेनिक लेयर में क्या होता है, ह्यूमस ज़्यादा होते हैं। बी लेयर है, टॉप सॉइल बोलते हैं, मिनरल्स विद ह्यूमस, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट के साथ में मिनरल्स, खनिज तत्व होंगे। उसके बाद में ई, इसमें एलिविएशन लेयर, ठीक है, लिस्ट मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर और जो मिनरल्स है इसमें आकर मिलता है। उसके बाद में बी सब सॉइल्स, ठीक है, डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल साल्ट, ठीक है। उसके बाद में सी है, ये पेरेंट रॉक, जो आधारभूत चट्टानें हैं उसकी बनी हुई है। पार्टली वेदर्ड रॉक, पार्टली वेदर का मतलब है कि चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटनी शुरू हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी चट्टान है, उसका छोटा सा टुकड़ा टूट के अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद में बेड रॉक, ठीक है, आधारभूत चट्टानें। अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, ठीक है, इनका अभी अपरदन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपरदन शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ टुकड़ों में बंट गई, अपरदन शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल कंटेंट आ गया है, ठीक है। अब इस वाले रीजन में क्या होगा कि रिच मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। और ये तो ये मिनरल्स और ह्यूमस से लेस है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में एकदम सॉइल प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब सॉइल का डेवलपमेंट शुरू कहाँ से होगा, यहाँ पे पेरेंट रॉक से होगा, ठीक है। पार्टली वेदर, यहाँ पे जब चट्टानें टूटने लग जाती है तो मृदा का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये था इन सॉइल प्रोफाइल के बारे में, मृदा परिच्छेदिका के बारे में। अब आगे है मृदा का वर्गीकरण। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच भू आकृति, जलवायु, परिमंडल और वनस्पति पाई जाती है। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी के विकास में योगदान दिया है। अब जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, सेकंड नंबर चैप्टर में पढ़ा था फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, ठीक है, भू आकृति के बारे में, फिर हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है या इंडियन बाउंड्री है, वहाँ इंडियन बाउंड्री के अंडर जो उच्चावच भू आकृति और जलवायु की विविधता पाई जाती है। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतने टाइप की मृदा का निर्माण होगा, विकास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बोला है, प्राचीन काल में मृदा को दो वर्गों में बांटा जाता था, उर्वर जो उपजाऊ थी और उसर जो अनुर्वर थी, ठीक है, फर्टाइल और लेस फर्टाइल। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि की ढाल और मिट्टी की नमी की मात्रा के आधार पर किया जाता था। शुरुआत में बेसिक चीजें कि कलर कैसा है, भूमि की ढाल कैसी है, गठन उसका जो संगठन है वो कैसा है, और मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट, डेजर्ट में जो सॉइल पाई जाती है उसमें बालुई प्रकार की होती है, तो वहाँ पे वो नमी धारण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ जो ब्लैक सॉइल है या जलोढ़ मृदा है, ठीक है, उसमें एज कम्पेयर टू डेजर्ट सॉइल की जो नमी धारण करने की क्षमता है वो ज़्यादा है। उसके बाद में गठन के आधार पर मृदा को मुख्य प्रकार से, ये प्रकार थे, बलुई, मरणमय, पांसु और दोमट, ये चार प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया था। रंग के आधार पर वे लाल, पीली, काली इत्यादि थी, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये सारे मिक्स मिलेंगे हमें, ठीक है। आगे बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी
जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदा के व्यापक अध्ययन किए। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदा पर बहुत तेजी से अध्ययन किया। ठीक है, बाद में शुरुआत में तो मृदा सर्वेक्षण विभाग ने किया था, और उसके बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में ये दो संस्थानें थी, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग आयोजन संस्थान। इन्होंने भी मृदा के संबंध में रिसर्च किया। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, एक तो उनका नेचर क्या है, ठीक है, और एक उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, उनके आधार पर इन मृदाओं का वर्गीकरण किया। ये वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, ठीक है, मृदा के वर्गीकरण पर आधारित है। अब यूएसए में जो एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन है वो इस टाइप का था, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला था इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स और अदर। ठीक है, तो इनके आधार पर वर्गीकरण किया तो ये पाया कि इंडिया में जो मैक्सिमम परसेंटेज है रीजनल लेवल पर, वो इंसेप्टिसोल है, वो ये 39.74% रीजन पर पाई जाती है भारत में। उसके बाद में एंटीसोल है 28.08, उसके बाद में अल्फिसोल है 13.55% है, उसके बाद में वर्टिसोल है 8.52% है। यहाँ पर ये चार तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका ये पूछ सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका परसेंटेज पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इंडियन जो जियोग्राफिकल रीजन है उनमें छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में इनका सीक्वेंस पूछ सकते हैं। उसके बाद में एरिडोसोल्स है वो 4.28% पर है, अल्टीसोल्स है वो 2.51% है, और मोलिसोल्स है वो 0.40% पर, और अदर है 2.92% पर। ठीक है, तो ये भारतीय मृदा राष्ट्रीय भू सर्वेक्षण एवं भू उपयोग ब्यूरो प्रकाशन संख्या 94 से लिए गए इंडेक्स है। ठीक है, तो इसके बारे में अब इनका थोड़ा सा और डिटेल में देखें, थोड़ी सी डिटेल में बात बताई गई, इनकी टाइप नेचर क्या है। तो ये है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टैक्सोनॉमी, ठीक है, इसमें है। अब पहला है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स में क्या है कि ये मिनरल सॉल्स है। ठीक है, उसके बाद में वर्टिसोल्स, ठीक है, ये डिस्टर्ब एंड इन्वर्टेड क्ले सॉइल, ये क्ले टाइप की सॉइल है। ठीक है, उसके बाद में इंसेप्टी सॉइल, यंग सॉइल्स विद वीकली डेवलप्ड होराइजन। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो हमने संस्तर पढ़े थे, सॉइल प्रोफाइल पढ़े थे ABC, वो इसमें इंसेप्टी सॉइल में इतने डेवलप नहीं है, एक यंग। ठीक है, अभी शुरुआती फेज में इनका निर्माण है। ठीक है, उसके बाद में एरिडिसोल्स, सलाइन एंड एल्काइन सॉइल ऑफ डेजर्ट। ठीक है, जो मरुस्थल है वहाँ पर क्षारीय और लवणीय प्रकृति की मदराएं पाई, सॉरी मृदाएं पाई जाती है, वो एरिडिसोल में आती है। उसके बाद में पांचवा नंबर है मोलिसोल्स। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्स विद थिक ऑर्गेनिक रिच सरफेस लेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोलिसोल में क्या है कि ऑर्गेनिक रिच होते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट सॉइल होती है, ये एकदम मुलायम प्रकार की मृदा पाई जाती है, और जो सरफेस लेयर है वहाँ पर ऑर्गेनिक रिच होता है, कहने का मतलब जो जैव संसाधन की दृष्टि से ये रिच है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है। उसके बाद में स्पोडोसॉल्स। ठीक है, उसमें स्पोडोसॉल्स में है कि ये लिच्ड एसिड सॉल्स विद CB होराइजन। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे एसिड सॉल्स टाइप की प्रकृति ज़्यादा होती है। उसके बाद में अल्फिसॉल, ठीक है, ये बेसिक और स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स विद क्ले एनरिच बी होराइजन। ठीक है, जो बी होराइजन होता है वहाँ पे कले ज़्यादा होती है। ठीक है, और एसिडिक प्रकृति की होती है। उसके बाद में अल्टीसॉल्स, डीपली वेदर्ड रिच्ड एसिडिक सॉइल। ठीक है, ये एसिडिक सॉइल प्रकृति की होती है और डीपली वेदर्ड होती है। ठीक है, कहने को मतलब गहन अपक्षय होता है इन मृदा का, अल्टीसॉल का। उसके बाद में ऑक्सीसॉल। ठीक है, ऑक्सीसॉल वेरी डीपली वेदर्ड, हाईली रिच्ड। ठीक है, तो ये भी अल्टीसॉल की प्रकृति की है। और उसके बाद में हिस्टोसॉल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, हिस्टोसॉल को ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके डिस्क्रिप्शन है ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद में ये चीज़ पढ़ ली हमने, जो संयुक्त राज्य कृषि विभाग की मृदा के बारे में पढ़ लिया, और ये इंडिया में इनका परसेंटेज है।
ठीक है, तो शुरुआत की 3-4 इंपॉर्टेंट है, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फिसोल, वर्टिसोल और एरिडिसोल। यहाँ तक ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। उसके बाद में उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब इनका इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, रंग क्या है, संयोजन कंपोनेंट क्या है और अवस्थिति किस स्थान पर है, इसके आधार पर भारतीय मृदाएं, जैसे पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी काली, तीसरी है लाल और पीली, चौथी है लेटराइट मृदाएं, पांचवी शुष्क मृदाएं, छठी लवण मृदाएं, सातवीं पीठमय मृदाएं और आठवीं वन मृदाएं। ठीक है, तो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें से पहला पार्ट है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल की लगभग 40% भाग कर ढके हुए हैं। ठीक है, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन है उसका 40% के आसपास जलोढ़ मृदाएं कवर करती है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं। निक्षेपण का मतलब है कि पानी के साथ में जो वेदर्ड मटेरियल है, जो अपर्दन पदार्थ है, वो किसी दूसरे स्थान पर ले जाके जमा कर दिया गया, तो वहाँ पे इन मृदा का निर्माण हो गया, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। वाहित का मतलब ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और निक्षेपित का मतलब है वहाँ पर जमा कर देना। राजस्थान राजस्थान के एक संकीर्ण ग्लेशियर से होते हुए ये मृदा गुजरात के मैदान में फैली मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये मृदा पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाई और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टा रीजन और इनके जो वैली रीजन है वहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दुम्मट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति में पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। पोटास तो हाई रहता है, ठीक है, फास्फोरस कम रहता है। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। गंगा के उत्तरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम से दो भिन्न मृदाएं विकसित होती है। खादर प्रतिवर्ष बाटों द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़। ठीक है, हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था, सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था खादर और बांगर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र है, वहां से क्या है, नदियां अपने साथ में अपर्दन लेके आती है। ठीक है, जैसे ही ये फुटहिल्स में आती है, हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आती है, तो वहां पर क्या करती है, ये हमने 4 चीजें पढ़ी थी, खादर, बांगर, तराई और बाबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो लास्ट 2 फेज है खादर और बांगर के बारे में पढ़ा था हमने, कि जो रिवर चैनल है, ठीक है, यहाँ पर प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मृदा लाके जमा की जाती है, उसको बोलते हैं खादर। और जैसे ही ये मृदा पुरानी हो जाती है, तो बाढ़ के टाइम में अ, बाढ़ के टाइम में नई मृदा जमा की जाती है। ठीक है, और 1 साल 2 साल गुजरने के बाद में जब वापस बाढ़ द्वारा नई मृदा जमा की जाती है, तो जो नई मृदा आई है उसको तो खादर बोलेंगे, और जो पहले 2 साल पहले जमा की गई थी उनको बांगर बोलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। जो खादर टाइप की सॉइल है वो क्या है, एकदम महीन है, महीन गाद है, छोटे छोटे जो सिल्ट कले टाइप की है, और उसके बाद में मृदा की उर्वरता बढ़ा देती है। बांगर पुराने जलोढ़ है जिनका जमाव बाढ़ कर मैदानों से दूर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर चैनल है। ठीक है, और ये रिवर के आसपास वाला रीजन है। अब बाढ़ आएगी तो पानी यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो महीन गाद और मृदा की उर्वरता वाले जो कंपोनेंट है वहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, अब दूसरे साल में इमेजिन करिए बाढ़ यहाँ तक गई। ठीक है, तो यहाँ तक जमा कर दिया, तो ये 2020 के लिए तो ये खतर रहेंगे। ठीक है, लेकिन 2022 में जब बाढ़ आएगी तो यहाँ तक जमा करेंगे। ठीक है, वापस तो ये 2022 में ये बांगर हो जाएंगे, और यहाँ तक वाला रीजन ये खादर हो जाएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद में खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रंथन और अथवा कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमटी और मरणमय होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनके बालों की मात्रा घटती रहती है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें बोली है। पहली बात तो ये बोली है कि कैल्शियम संग्रंथन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम नोडल्स पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा में। और दूसरी बात ये बोली कि मध्य गंगा, निम्न तथा मध्य गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी में ये मृदाएं दुमटी और मरणमय होती है। अब इमेजिन कीजिए, फॉर एग्जांपल, एक मिनट, ये गंगा रिवर है, यहाँ पे ये डेल्टा बना दिया, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है, ये डेल्टा रीजन है। अब जब गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतरेगी, ठीक है, तो अपने साथ में बड़े बड़े कोलास में लेके आएगी, जमा करती जाएगी। ठीक है, और इनके एंड रीजन में इधर ब्रह्मपुत्र भी यही सेम नेचर में बहती है। ठीक है, तो
एंड तक आते आते इनकी जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट नहीं बोल सकते, जो अ, अवसाद के पार्टिकल है, उनकी जो सबसे छोटी प्रकृति के पार्टिकल होंगे वो डेल्टा रीजन में आके जमा होंगे। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वाटर की, शुरुआत में तो बड़े बड़े गोलास में क्यों लेके आती है नदियाँ, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है और पानी की स्पीड भी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी पानी की, उतने ही वो बड़े बड़े पत्थर के गोलास में अपने साथ लेके आएगी। अब यहाँ पे यंग अवस्था में, यंग एज में होती है नदियाँ, ठीक है, उछल कूद करती रहती है, ठीक है, तो अपने साथ गोलास में लेके आ जाती है। जैसे जैसे ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आएगी तो एकदम शांत हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, इनको पता चल जाएगा नदियों को कि अब ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके आधार पर ये क्या करती है कि जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की, तो ये बड़े बड़े गोलास में अपने अपने साथ लेके आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नदियाँ मंद हो जाती है, शांत हो जाती है, तो यहाँ पे जो बड़े 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 नहीं बोल सकते, जो छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। और एंड में जो बिल्कुल महीन कण बचते हैं, ठीक है, सैंड सील्ट और कले कले टाइप के जो पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पर डेल्टा रीजन में जमा होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बोला है, लास्ट में बोला कि पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा घटती है। अब पश्चिम ये है, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएंगे, जो बालू के पार्टिकल हैं वो घटते जाएंगे, उनकी मात्रा घटती जाएगी, ये कम होते जाएंगे। एक तो उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे और दूसरा उनकी साइज भी कम होती जाएगी, ठीक है, ये दो चीजें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है। अब इनका पहली बात तो रंग बोला है कि हल्के धूसर या राख दूसरा टाइप का होता है, और रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ गठन निर्माण समय लगने वाली अवधि पर निर्भर करता है, ठीक है। जितना गहरा जितनी गहराई में जलोढ़ मृदा विकसित होगी, उसका जो रंग है उसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि जलोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है, जो इंटेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लान ऑफ इंडिया, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन, उत्तरी मध्य और निम्न गंगा घाटी वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, समतल मैदान है। उसके बाद में जल की उपलब्धता है, सुटेमिक जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पर गहन कृषि होती है। तो आज का बस ये टॉपिक यहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होगा वो अ, अगली जो मृदाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार ये देख लें कि जलोढ़ मृदा एल्यूवियल सॉइल है, वो 40% लैंड एरिया कवर करती है, और इसका रीजन है वो ये है, ठीक है। ये वाला रीजन पूरा जलोढ़ मृदा से संबंधित है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी वाला रीजन, और पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी भाग, गुजरात का उत्तरी पोर्शन, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बिहार, और उसके बाद में ये वेस्ट बंगाल, असम की घाटी, अरुणाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये वाला रीजन पूरा, ठीक है। तो ये है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो अगली जो सॉइल्स है उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा, इनके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को अगले चैप्टर में डिसाइड डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।